हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज इस वीडियो को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो वीडियो है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के रिज़ल्ट के बारे में। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के रिज़ल्ट को हम चर्चा करें डिटेल में, उससे पहले देखिएगा हम एक चीज़ देखना चाह रहे हैं इस बार बाज़ारों में कि देखिएगा आरबीआई ने ना रेट ऑफ इंटरेस्ट काट दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा काट दिया। अभी रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न ये है कि देखिए कि इंडिया के अंदर जो अर्निंग्स हैं, कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं, वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं। यानी कि जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। यानी कि पब्लिक का जो एक्सपेंडिचर है, जो स्पेंडिंग है, वो लोअर साइड में है। तो आरबीआई को भी ये आभास है कि भाई इसका इम्पैक्ट ना इंडिया की जीडीपी पे पड़ने वाला है, और इंडिया की जीडीपी पढ़ने वाला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, जिससे कि एक डिमांड को जो है क्रिएट किया जा सके। और यहाँ पर हमें स्पेशली पूरे बैंक के जब रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो ये चौथा बैंक है जिसका मैं रिजल्ट एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूँ तो इस क्वार्टर के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है सारे बैंकों में देखने के लिए जो हमें मिली, वो क्या मिली कि जो रिटेल सेगमेंट है, उस सेगमेंट के अंदर जो लोग, जिन लोगों को 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख के जो लोन दिए जाते हैं, ऐसे जो स्मॉल लोन्स हैं उनके अंदर एक बैड लोन्स की समस्या देखने के लिए मिली है। वहाँ पे एनपीए बढ़ता हुआ नजर आया है। तो आरबीआई ने इस चीज़ को पहले ही भाप लिया कि भाई जो है चीज़ें दिक्कत में हैं, तो बैंकों को पैसे की रिकवरी में दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात, आप लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ा है रिटेल इन्वेस्टर का, तो उनको भी समझ में आ गया बैंक की एफडी में पैसा रख के या बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रख के कुछ होना नहीं है। तो जो मोबिलाइजेशन है फंड्स की, जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो सेविंग्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट का रूप ले चुकी हैं। तो जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं उनके डिपॉजिट के ऊपर भी जो है प्रेशर आ रहा है, और सस्ता कर्ज जो है बैंकों को नहीं मिल रहा है। अब इसी कड़ी के अंदर अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के, मैं क्वार्टरली रिजल्ट पर बाद में आऊँगा, पहले मैं उसके जो इनपुट्स हैं उनकी बात कर लेता हूँ। अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, तो असेट्स क्वालिटी की बात करें हम इस क्वार्टर के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इस के अंदर सबसे खास बात जो देखने के लिए मिली वो स्लिपेजेस मिली हैं। स्लिपेजेस का मतलब है कि जो नए बैड लोन्स हुए हैं इस बार, वो है 1812 करोड़ के। ये पिछले क्वार्टर के अंदर जो हमारा मार्च का क्वार्टर कंप्लीट हुआ उससे भी तकरीबन 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम पिछले साल के सेम फिगर से देखें तो उसमें भी ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली जो बैड लोन्स की सिचुएशन है वो थोड़ी बढ़ती जा रही है। दूसरी बात ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो रिजल्ट में जो दूसरी चीज़ है कि जो अपग्रेड हुए, यानी कि जो पुराने स्लिपेजेस हो गए थे उनसे रिकवरी के चांसेस, वो भी अगर हम Q4 में देखें तो वो 747 था, यानी कि अपग्रेड हुआ था। तो अपग्रेडेशन भी लोअर साइड हो गए हैं। अब इसका असर ये हुआ है कि जो बैंक की क्रेडिट कॉस्ट है, जो 0.64 थी Q4 में, वो 0.93 पर आ गई, यानी कि जो बैड लोन्स की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। तो पहली चीज़ जो आरबीआई गवर्नर को पता थी कि भाई ग्रोथ में दिक्कत आएगी, और ग्रोथ में दिक्कत आएगी जब लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली कुछ लोग तो ग्रो ही नहीं कर पा रहे, और कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि जो पैसा लिया है उसको रीपे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बैंकों को दिक्कत आ रही है इसमें। तो पहली चीज़ यहाँ पर समझ में आई। दूसरी बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो काट दिए, तो इमीडिएटली जो लोन्स थे जो बेस रेट से कनेक्ट होते हैं, वो रेट बिल्कुल सीधे सीधे बैंक के सभी कम हो गए। तो बैंक को जो ब्याज मिल रहा है और जो बैंक को ब्याज देना है, तो जो एफडी है उसका तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब जब एफडी मैच्योर होगी तब घटेगा, लेकिन जो लोन्स हैं उनके रेट घट गए हैं, ये जो हाउसिंग लोन है। तो अल्टीमेटली इसका जो असर है वो बैंकों पर अभी हाल फिलहाल में 1 या 2 क्वार्टर में नेगेटिव चल रहा है। तो ये देखिएगा इस बैंक के अंदर भी अगर हम कोटक बैंक देखें तो Q1 ऑफ 2025 के अंदर ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो 5% था, यानी कि ब्याज लेने और देने के बीच का जो डिफरेंस था वो 5% का प्रॉफिट आ रहा था। वो भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 37 बेसिस पॉइंट वो रिड्यूस हो गया, वो 4.65 हो गया। तो दूसरा चैलेंज ये आया बैंक को। तो बैंक को 2 चैलेंज आ गए, एक तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं बढ़ रहा, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है कि जो पैसा बाट रखा है उसमें रिकवरी करने में समस्या आ रही है। तो तीसरी चीज़ ये है कि बैंक को जो सस्ता कर्ज, यानी कि जो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट का पैसा जिसको कासा बोलते हैं,
वो पैसा कम हो रहा है पूरे डिपॉजिट का। तो देखिएगा पूरे डिपॉजिट का पिछले साल था 43.4% पैसा, जो टोटल डिपॉजिट था बैंक का उसका 43.4% सस्ता कर्ज था, अब है वो 40.9। यानी कि जो लोग बैंक में डाल भी रहे हैं पैसा, वो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में नहीं डाल रहे, वो एफडी में डाल रहे हैं। तो ये तीसरी समस्या जो है ये बैंकों के सामने। तो निम्स कम हो जाना, और निम्स कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी खासा घट रही है। अब इसकी बदौलत बैंक के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो आपको 7% घटते हुए नजर आए साल दर साल। हालांकि मैं क्वार्टरली एनालिसिस करता हूँ क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम थी। तो 3520 के थे जो केजीआई का जो शेयर उन्होंने बेचा था, तो भी आप देखेंगे तो वो जो पैट है वो 3282 पर आते हुए नजर आए। तो ये जो समस्या है ये एक सिस्टमेटिकल समस्या है। मतलब अगर आप इस बैंक के रिजल्ट को देखेंगे तो बैंक ने कुछ खराब नहीं किया, बैंक बढ़िया तरीके से रन कर रहा है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ये सिस्टम से आ रही हैं, ना केवल इसमें, बाकी बैंकों में भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि इसी बैंक में। तो ये जो कॉमन चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है कि निम्स घट रहे हैं बैंकों के, स्लिपेजेस बढ़े हैं इस क्वार्टर में। कुछ बैंकों ने प्रोविजंस अच्छे से बना लिए, कुछ बैंकों ने भी डेफर कर रखा है। इसी तरीके से जो रिटर्न ऑन असेट्स थी वो 2.38 थी, यानी कि जो भी आपकी बैंक की असेट्स है उस पर आपका प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट, उसकी परसेंटेज भी, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट ही घटेंगे तो वो रेशो घटनी है। तो रिटर्न ऑन असेट्स, ये बैंक वेल कैपिटलाइज्ड है, 23% जो है इनके पास जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है इस बैंक को। अब अगर इसके पूरे सेगमेंट में बात करें ईयर ऑन ईयर, तो 7% का इनका प्रॉफिट डिविडेंड आया बैंक के अंदर। जो कोटक महिंद्रा प्राइम का बिजनेस है वो 17% प्रॉफिट बढ़ के आया, महिंद्रा इन्वेस्टमेंट में 22% प्रॉफिट घट के आया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट, ये बिजनेस ही काफ़ी छोटा, ये बड़ा तो 28% है लेकिन इसकी वैल्यू कोई खास आती नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कोटक सिक्योरिटीज़ का बिजनेस 16% बढ़ा, कोटक महिंद्रा कैपिटल का 10%। तो जो लैंडिंग रिलेटेड बिजनेस है उसके अलावा जो सिक्योरिटी का या कोटक महिंद्रा जो कैपिटल मार्केट वाली जो कंपनीज उनमें ठीक ठाक है बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बिजनेस में महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिली, 88% का जो है प्रॉफिट जंप है यहाँ पे। इसके अलावा एएमसी का बिजनेस है, देखिएगा म्यूचुअल फंड वाले हैं भैया, एक बार आपने म्यूचुअल फंड ले लिया तो फीस तो हर बार मिलेगी। तो नई नई स्कीम्स के थ्रू तो वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं ये 86%। और म्यूचुअल फंड्स में तो म्यूचुअल फंड सही है, वो जो है वो उसमें कितना सही है कितना गलत है, बट ये बात है कि मुझे लगता है कि आप म्यूचुअल फंड्स का पैसा तो एक बार देते हो लेकिन वो फीस बार बार लेते हैं, हर साल लेते हैं। तो जो एक्सपेंसेस रेशियो है वही इनकी कमाई है। तो अल्टीमेटली जो एएमसी वाला बिजनेस है उसमें तो 5 उंगलियां घी में, तो वो उसमें प्रॉफिट आना भी था लाजमी। ओवरऑल जो पूरा प्रॉफिट्स इनका अगर हम देखें तो तकरीबन जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। वो जो है पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें कि जो Q4 था उसके मुकाबले में तो आपको एक डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो बस 1% का जो है राइज मिला है टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, यानी कि जो पूरे प्रॉफिट इक्विटी शोल्डर्स के पैसे पे जो 13% कमा रहे थे वो 11% है। 22.04 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन भी इंक्लूड है जो डिसइन्वेस्टमेंट हुई थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में देखिएगा फिर भी 1% का राइज आया, लेकिन ईपीएस घट के आई है, वहाँ पे भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट में एक चीज़ देखना चाहें कि भाई सबसे अच्छी बात क्या लग रही है, सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि बिजनेस एज इट इज़ था, जैसा था। 17% ये शेयर एक साल में चल चुका है। अब क्या 17% प्रॉफिट बढ़ा है? वो तो नहीं बढ़ा, क्योंकि उस समय पर एक बेस लो था, क्योंकि बैंक के ऊपर डिजिटल प्लेटफॉर्म से आरबीआई ने नए कस्टमर लेने पे रोक लगा दी थी, तो उसकी वजह से जो है वो बेस लो था। अब उस लो बेस के हिसाब से अगर हम देखें तो भी बैंक जो है इस बार अच्छा नहीं कर पाया। किन फ्रंट्स के ऊपर? असेट्स के ऊपर। असेट्स का जो प्रोविजन है बैंक का वो 300 करोड़ रुपए बढ़ा है, लेकिन ये जो बैंक है असेट्स क्वालिटी में बहुत ही दिग्गज माना जाता है। और पिछले साल तो 578 करोड़ के प्रोविजन थे जो डबल हो गए। तो बैंक की जो असेट्स क्वालिटी है वो सिस्टम से आ रही है। और सिस्टम से क्यों आ रही है? क्योंकि जो रिटेल सेगमेंट के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी उस पर डेंट पड़ रहा है। और अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी देख रहा था तो उनका तो रिटेल के अंदर लॉस हो गया था।
बाकी जो इनकम्स वाली फिगर है वो ठीक ठाक है। इस बैंक में एक और दिक्कत है, इवन IDFC फर्स्ट बैंक में अदर इनकम का जो बिजनेस था वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। इनकी अदर इनकम्स का जो बिजनेस है उसमें भी कुछ खास बढ़ोतरी देखने के लिए नहीं मिली है, बल्कि पिछले क्वार्टर से तो घट गया है अगर हम मार्च क्वार्टर से देखें, लेकिन पिछले साल से एक स्लाइटली एक हायर साइड में है। तो यहाँ पर मेजर जो चेंज है वो वास्तव में प्रोविजंस की वजह से, और जो प्रोविजन 300 करोड़ रुपए बढ़े हैं और उतना ही फ़र्क है। और पिछले साल देखिएगा 3519 करोड़ का इनकी एक डिसइन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट था, अगर उसको हटा देते हैं तो ही आप जो है प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं। तो पिछले साल से तो मैं वैसे भी नहीं करता, तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 4562 करोड़ बिफोर टैक्स, और अब हुआ है 4355 करोड़, और इसको नेट ऑफ टैक्स अगर आप लगाएंगे तो 355 करोड़ से घटकर प्रॉफिट हो गया 3281। तो पिछले क्वार्टर का आप मेंटेन नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो EPS भी जो है तकरीबन 17.86 थी जो घटकर 16.51 हो गई। तो यहाँ पर डी ग्रोथ देखने के लिए पिछले से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी बेचने का प्रॉफिट उसके अंदर इंक्लूड है। जहाँ तक बात करें ग्रोस NPA की, तो असेट्स क्वालिटी स्लाइटली डिटोरिएट हुई है, बट इस जैसे बैंक के लिए हमें याद है कि इस बैंक की ग्रोस NPA और नेट NPA दोनों एक के नीचे हुआ करती थी। अगर आप पीछे जाए के पास्ट में देखेंगे तो एक से कम होती थी, लेकिन अब वो 1.48 हो गई है, और जिसकी वजह से इसको P वैल्यूशंस भी चेंज हुआ है ग्रोथ की वजह से भी, और हालांकि असेट्स का रिटर्न ऑन असेट्स देखिएगा 0.48 है, अभी भी एनुअलाइज नहीं है, तो ये 2% के आसपास जाके बैठती है। तो ये जो शेयर का प्राइस है वो भी 3 गुना के आसपास है बुक वैल्यू से। तो कुल मिलाकर ठीक है, पर रिजल्ट जो है जो उम्मीद थी, क्योंकि देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक ने जो प्रोविजनल डेटा दिया ना, सबको ये उम्मीद होगी थी जिस दिन प्रोविजनल डेटा आया था उस दिन 4% कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर सुबह खुलते के साथ चलने लग गया था, और सबको ये उम्मीद थी कि अगर इतना अच्छा कासा और डिपॉजिट ग्रोथ आया तो ये बैंक बहुत अच्छा करेगा। लेकिन हमने अपने एनालिसिस में बोला था कि भाई उसका बेस लो था उस समय पर, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो है परमिशन नहीं थी, तो वहाँ पे लो बेस था। और वो सेम चीज़ यहाँ पे भी अब देखने के लिए मिल रही है कि रिजल्ट इतना मतलब डी ग्रो करेगा, तो सबको उम्मीद थी कि भाई प्रॉफिट तो दमदार आएंगे, तो प्रॉफिट पिछले बार से बढ़ के आएंगे, तो प्रॉफिट बढ़ के नहीं आए, घट के आए। रीज़न सामने आ गया, एक निम्स में डेंट पड़ा है, दूसरा जो है एसेट्स की जो क्वालिटी है उस पर डेंट पड़ा है। अब तीसरा देखिएगा ये जो डेंट आ कहाँ से रहा है, अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो होलसेल बैंकिंग से रेवेन्यू घट के आया, रिटेल बैंकिंग से रेवेन्यू घट के आया, और प्रॉफिटेबिलिटी में तो ज़्यादा ही डेंट है। देखिएगा 233 करोड़ के प्रॉफिट थे होलसेल बैंकिंग में, जो कंपनीज को लोन वगैरह देते हैं, वहाँ पे 1878 का वो रिड्यूस होकर आया है। रिटेल में तो बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, 40% का डेंट पड़ गया लगभग। तो ये जो प्रॉफिट रिटेल बैंकिंग में रिड्यूस हुआ है, ये सिग्निफिकेंटली जो है इनके प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा है, और इसी में जो है NPA भी आ रहा है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ट्रेजरी इनकम बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो अर्निंग है पिछले साल से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तो इन्वेस्टमेंट ही एक कंपनी इन्होंने बेची थी। तो यहाँ पर देखिएगा आपने ट्रेजरी में डबल कर दिया प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वहाँ पर मार्जिन्स डेंट कर रहा है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें हैं, जो आपका सिक्योरिटी बिजनेस है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, वहाँ पर सब जगह पर बेहतरीन है। AMC का बिजनेस बढ़िया, शेयर ब्रोकिंग का बिजनेस अच्छा, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी का बिजनेस बढ़िया। और उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे कि जो कंसोलिडेटेड EPS है, जो पिछले क्वार्टर में 25 रुपये के आसपास थी 24.81, ये कंसोलिडेटेड फिगर्स है जो घटकर 22.5 पे आई हैं। तो ये भी आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई ओवरऑल जो इसमें डेंट आया है वो बैंकिंग बिजनेस में आया, यानी कि जो कोर बिजनेस है वहाँ पे डेंट आया है। और वो रीज़न ये है क्योंकि ऑटोमेटिकली जो लोन है उसके रेट तो घट गए, और जो डिपॉजिट है वो वहाँ पर ब्याज नहीं घटा। तो अभी आपको 1 या 2 क्वार्टर और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब जैसे जैसे मान लीजिएगा 1 या 2 साल की जो FD हैं जो मैच्योर होंगी, तो इनके जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो अभी रहा इतनी आसान है नहीं। रिटर्न ऑन एसेट देखिएगा 2% के आसपास है कंपनी की। अगर कंसोलिडेटेड फिगर्स पे देखें तो बुक वैल्यू शेयर की 17% बढ़ी गई, तो 17% इसलिए बढ़ी है साल दरअसल, इसमें से मेजरली तो जो इन्वेस्टमेंट बेच के जो उसके पैसे आए उससे बुक वैल्यू इंक्रीज हुई है। एवरेज एडवांस 14% बढ़े हैं, एवरेज रिपोर्ट 13% है, और इसी फिगर को देख के उम्मीद की जा रही थी कि भाई इतनी बढ़िया ग्रोथ आई है तो EPS में एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगी। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना प्रोविजन बढ़ के आ जाएगा, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के लिए 300-400 करोड़ रुपए का प्रोविजन बढ़ना भी जो है असंभव माना जाता है। असंभव इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एसेट्स क्वालिटी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये जो डेंट है, तो अब बाजार इस पर क्या रिएक्शन देगा देखिएगा, वो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाजार आजकल ख़राब रिजल्ट पर अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं और अच्छे रिजल्ट पर ख़राब प्राइस परफॉर्मेंस आ रही है।
तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई यहाँ पे क्या है, तो मैं हालांकि इसमें बचना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। बट मुझे लगता है कि तकरीबन इस पूरे हफ्ते के दौरान, एक दिन में नहीं, पूरे हफ्ते के दौरान एक बार ये 4% से लेकर 5% तो टूटने का दम रखता है। तो अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज़ के आसपास इसका बेस बनता है, तो वहाँ पर तक इसके प्राइस आ सकते हैं 2020 2030 जहाँ से भी क्लोज हुई है। तो 2125 के आसपास जो है इसकी क्लोजिंग है। रिजल्ट में देखिएगा आपको लगेगा कि थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम है, लेकिन बैंकिंग बिजनेस में, लेकिन जो बाकी बिजनेसेस में जो सब्सिडरीज या एसोसिएट्स के बिजनेस है वहाँ पर एक दमदार परफॉर्मेंस जो है देखने के लिए मिली है। तो वहाँ से, लेकिन क्योंकि बैंकिंग ने इतना डेंट डाल दिया है तो वो टोटल कंसोलिडेटेड ईपीएस के ऊपर भी असर डाल रहा है। तो कुल मिलाकर एक क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी है नई स्लिपेजेस की वजह से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटा है क्योंकि जो आपके पुराने डिपॉजिट थे वो तो कंटिन्यू है, उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेम देना है। जो लोन्स हैं पुराने, उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अब बैंक को घटाना पड़ गया। तो ये पूरे सिस्टम के अंदर ये चीज़ देखने के लिए मिली है। रिजल्ट हालांकि उम्मीद से कमज़ोर हमें नज़र आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।